क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या कोई मंत्र दोहराते हैं या फिर बस एक गहरी आवाज के साथ लंबी सांस छोड़ते हैं तो शरीर अचानक से थोड़ा शांत क्यों महसूस करने लगता है? ऐसा लगता है जैसे सांसें धीमी हो गई हैं, दिल की धड़कन ठहर सी गई है और दिमाग की वह लगातार चलने वाली बेचैनी कुछ पल के लिए गायब हो गई है। मानो हमारे नर्वस सिस्टम ने कोई पॉज बटन दबा दिया हो। बिल्कुल। यह एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है, लेकिन अक्सर हम इसे केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक नजरिए से देखते हैं, जबकि इसके पीछे जो विज्ञान है वह बहुत गहरा और दिलचस्प है। यही आज हमारे इस पॉडकास्ट का मुख्य सवाल है। क्या ये प्राचीन मंत्रोच्चार सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास है या फिर ये वैगस नर्व सांसों की लय और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जरिए हमारे दिमाग को शांत करने वाली एक बायो अकॉस्टिक तकनीक भी हो सकती है? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हम प्राचीन भारतीय ध्वनियों और आधुनिक न्यूरोसाइंस के बीच एक पुल बनाएंगे। यह एक बहुत ही शानदार विषय है। एक तरफ हमारे पास ओम, कीर्तन, जाप और वैदिक ध्वनियां हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान है जो वैगस नर्व, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी और कॉग्निटिव क्लैरिटी की बात करता है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी जादुई इलाज की बात नहीं कर रहे हैं। मंत्रोच्चार कोई ऐसी मेडिकल दवा नहीं है जो रातों रात आपकी सूजन या इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देगी या किसी बीमारी को जद्दी की झट से मिटा देगी। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज को बायो हैकिंग का नाम देकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो हम तथ्यों पर टिके रहेंगे। सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में जो चीज है, यानी वैगस नर्व, उसके बारे में आसान भाषा में समझाएं। ये वैगस नर्व आखिर है क्या? आप इसे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन हाईवे मान सकते हैं। यह नर्व हमारे ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क के निचले हिस्से से निकलकर गले, हृदय, फेफड़ों और पेट तक जाती है। यह लगातार हमारे दिमाग और शरीर के अंगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। इसका सीधा संबंध हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट या आराम और पाचन का मोड भी कहते हैं। जब इस नर्व की टोन अच्छी होती है तो शरीर बहुत बेहतर तरीके से रिकवर करता है। सांसें शांत रहती हैं, पाचन अच्छा होता है और तनाव से बाहर आना आसान हो जाता है। तो क्या हम इसे शरीर का काम डाउन केबल या शांत करने वाला तार कह सकते हैं? एक हद तक हाँ, लेकिन यह सिर्फ शांत करने वाला तार नहीं है, यह एक फीडबैक लूप है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर सिंपैथेटिक ओवरलोड में रहते हैं, यानी हमारा शरीर हर वक्त फाइट और फ्लाइट या लड्डो या भागो वाले मोड में रहता है। ट्रैफिक का शोर, डेडलाइंस, फोन के लगातार बजते नोटिफिकेशन, आर्थिक तनाव, ये सब हमारे शरीर को एक्शन मोड में रखते हैं। दिल की धड़कन तेज रहती है और मांसपेशियां तनी रहती हैं। ऐसे में मंत्रोच्चार या ध्वनि का अभ्यास उस पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी मोड का दरवाजा खोलने का काम करता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। आधुनिक जीवन के शोर ने हमें लगातार एक तनावपूर्ण स्थिति में धकेल दिया है। तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर असल में क्या बदलता है? यह हमें शांत कैसे करता है? इसके मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। पहला है सांसों का नियंत्रण। जब आप कुछ गाते हैं या मंत्र पढ़ते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक लंबी सांस बाहर छोड़ दहते हैं। दूसरा है ध्वनि का कंपन। आपके गले, छाती और चेहरे की हड्डियों में एक हल्की सी झंझनाहट या वाइब्रेशन महसूस होती है। और तीसरा है ध्यान का केंद्रित होना। आपका भटकता हुआ दिमाग एक ध्वनि या लय पर आकर टिक जाता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, लंबी सांस छोड़ना, लयबद्ध ध्वनि और केंद्रित ध्यान, तो यह शरीर को एक स्पष्ट संकेत देता है कि तुम सुरक्षित हो। मतलब यह ध्यान, सांसों के व्यायाम और ध्वनि चिकित्सा का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसी संदर्भ में ओम के उच्चारण को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्या इसमें कोई खास फ्रीक्वेंसी होती है? ओम को प्राचीन भारतीय परंपराओं में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। लेकिन अगर हम इसे शरीर विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई व्यक्ति आ उम का उच्चारण धीरे धीरे करता है तो वह ध्वनि गले, मुंह, छाती और सिर में एक बहुत ही स्पष्ट कंपन पैदा करती है। हालांकि हमें इस दावे से बचना चाहिए कि ओम की कोई एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है। सच्चाई यह है
कि यह लयबद्ध अभ्यास नर्वस सिस्टम को शांत करने और ध्यान को स्थिर करने में जबरदस्त मदद करता है। मैंने कई जगह पढ़ा है कि कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां या हेमिंग गुनगुनाना हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्या हमें किसी खास फ्रीक्वेंसी के पीछे भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बायोहैकिंग की दुनिया में लोग अक्सर नंबरों के पीछे भागने लगते हैं, जबकि हमारा शरीर लय और सहजता चाहता है। धीमी और गहरी आवाज में गुनगुनाने से कई लोगों को बहुत ठहराव महसूस होता है, लेकिन हर इंसान की आवाज, फेफड़ों की क्षमता और नर्वस सिस्टम अलग होता है। हमारा लक्ष्य कोई परफेक्ट फ्रीक्वेंसी खोजना नहीं है। हमारा लक्ष्य है आरामदायक स्वर, बिना किसी खिंचाव के लंबी सांस छोड़ना और ध्यान को केंद्रित करना। इसी गुनगुनाने या हमिंग से जुदा एक और दावा है कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है और इसका हमारी सांसों से क्या लेना देना है? यह एक बहुत ही रोचक वैज्ञानिक तथ्य है। जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे नाक के रास्तों और साइंस में कंपन होता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह कंपन नाक में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी श्वसन प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। लेकिन फिर से, इसका मतलब यह नहीं है कि गुनगुनाने से प्रदूषण का असर खत्म हो जाएगा या कोई श्वसन रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसका व्यावहारिक अर्थ बस इतना है कि यह अभ्यास हमारी सांसों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मददगार है। और अगर हम इसे मापने की बात करें तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी का जिक्र बार बार आता है। मंत्रोच्चार एचआरवी को कैसे प्रभावित करता है और क्या हम इसे ऑक्सीजन रिंग जैसे स्मार्ट वेयरेबल्स से ट्रैक कर सकते हैं? एचआरवी असल में हमारे दिल की दो धड़कनों के बीच के समय में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को मापता है। उच्च एचआरवी का मतलब है कि आपका शरीर तनाव के प्रति बेहतर तरीके से अनुकूलित हो रहा है और अच्छी रिकवरी कर रहा है। चूंकि हमारी सांसों और दिल की धड़कन का गहरा संबंध है, इसलिए जब हम मंत्रोच्चार के जरिए अपनी सांसों को धीमा करते हैं तो दिल की लय भी उसी के अनुसार बदलती है। जहां तक ऑक्सीजन रिंग या किसी स्मार्ट वेयरेबल की बात है, तो हाँ, आप एचआरवी के ट्रेंड्स देख सकते हैं। यानी ये एक फीडबैक है, कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। एकदम सही। आपको सिर्फ एक दिन का डेटा नहीं देखना है। आपको देखना है कि क्या आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, क्या सुबह उठकर आप ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं, क्या आपका फोकस बेहतर हुआ है। वेयरेबल्स हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली जवाब हमारे शरीर के अनुभव में होता है। फोकस की बात आई है तो कॉग्निटिव क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता पर इसका क्या असर होता है? कॉरपोरेट दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, वहां मंत्रोच्चार कैसे फोकस बढ़ा सकता है? मानसिक स्पष्टता के लिए हमारे दिमाग को 3 चीजें चाहिए: भीतरी शोर का कम होना, स्थिर ध्यान और भावनाओं का संतुलन। जब हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या चिंतित होते हैं तो हमारी सांसें उथली हो जाती हैं और फोकस टूट जाता है। मंत्रोच्चार हमारे ध्यान को एक एंकर या लंगर देता है। जब आप एक ही ध्वनि को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग के पास फालतू विचारों के लिए जगह नहीं बचती। एक लयबद्ध पैटर्न दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है, जिससे फोकस करना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि मंत्रोच्चार से शरीर की इन्फ्लेमेशन या सूजन तुरंत कम हो जाती है, उनका क्या? क्या ये सच है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें बहुत संभल कर बोलना चाहिए। क्रॉनिक स्ट्रेस या लंबे समय तक रहने वाला तनाव निश्चित रूप से शरीर में सूजन बढ़ाने वाले कारकों से जुद्ध है। जब आप मंत्रोच्चार के जरिए अपने तनाव को कम करते हैं तो लंबे समय में इसका इन्फ्लेमेशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यह कहना कि आपने आज मंत्र पिढ़ा और आपके शरीर की सूजन तुरंत गायब हो गई, यह एक अतिशयोक्ति है। यह अभ्यास शरीर को ठीक होने के लिए एक शांत वातावरण देता है। यह अपने आप में कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा नहीं है। एक और वाक्य जो बहुत सुनने में आता है कि ध्वनि तरंगें नर्वस सिस्टम को फिजिकली रिकैलिब्रेट करती हैं। क्या सच में ऐसा होता है? ध्वनि निश्चित रूप से हमारे शरीर पर भौतिक प्रभाव डालती है, क्योंकि ध्वनि असल में कंपन ही है। लेकिन रिकैलिब्रेशन का मतलब कोई जादुई बदलाव नहीं है। जब आप बार बार एक सुरक्षित और शांत अभ्यास करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम नई आदतें बनाता है। वह तनाव से जल्दी बाहर आना सीखता है। इसलिए यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि लयबद्ध ध्वनियां समय के साथ हमारे नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित करती हैं।
आज के इस डिजिटल शोर शराबे वाले युग में जहां हर तरफ नोटिफिकेशन और रील्स की आवाजें हैं, वहां प्राचीन मंत्रोच्चार की क्या प्रासंगिकता रह गई है? आज के समय में इसकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है। हमारे चारों तरफ का यह बेतरतीब शोर हमारे दिमाग को बिखेर देता है। मंत्रोच्चार एक इरादतन ध्वनि या इंटेंशनल साउंडस्केप का निर्माण करता है। यह उस अराजक शोर को एक सुसंगत और लयबद्ध ध्वनि से बदल देता है। शोर हमें तोड़ता है, जबकि लय हमें समेटती है। यह ध्यान का एक ऐसा लूप बनाता है जहां दिमाग भटकता है और ध्वनि के सहारे वापस लौट आता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। शोर हमें तोड़ धत्ता है, जबकि लय हमें समेटती है। तो जो लोग इस लय को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यावहारिक प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? हम एक बहुत ही आसान 5 मिनट वैक्स फ्रेंडली प्रोटोकॉल अपना सकते हैं। सबसे पहले एक आरामदायक मुद्रा में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन तनी हुई ना हो। नाक से धीमी सांस अंदर लें, फिर सांस छोड़ दहाते हुए बहुत ही हल्के स्वर में मम्मम की आवाज के साथ गुनगुनाएं या ओम का उच्चारण करें। याद रखें, गले पर कोई जोर नहीं डालना है। आपकी सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने की अवधि से लंबी होनी चाहिए। इसे 5 मिनट तक करें और अंत में 30 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत बैठें और शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करें। क्या इसे करने का कोई सही समय है? सुबह या रात? दोनों समय इसके अलग अलग फायदे हैं। सुबह यह आपके दिन की शुरुआत के लिए एक इरादा तय करता है। फोन देखने से पहले आपको मानसिक स्पष्टता देता है। और रात में यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करके अच्छी नींद की तैयारी कराता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप वह समय चुनें जिसे आप रोज निभा सकें। महीने में एक दिन 30 मिनट करने से बेहतर है कि रोज 2 मिनट किया जाए। क्या इसमें मुद्रा या पोस्चर का भी कोई रोल है? बिल्कुल। अगर आप झुककर या सिकुड़ कर बैठेंगे तो आपके डायफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। छाती खुली होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए और पेट को सांस के साथ स्वाभाविक रूप से फूलने और सिकुड़ने देना चाहिए। ध्वनि आपके पूरे शरीर से आनी चाहिए, सिर्फ गले से नहीं। और अगर हम इसे एक समूह में करें, जैसे कीर्तन या सामूहिक जाप, तो क्या इसका प्रभाव बदल जाता है? हाँ, समूह में इसका एक सामाजिक और लयबद्ध जुद्धाव या एंट्रेनमेंट प्रभाव होता है। जब कई लोग एक साथ एक ही लय में गाते हैं तो उनकी सांसें एक साथ सिंक होने लगती हैं। इससे एक सामाजिक सुरक्षा और जुद्धाव का एहसास होता है जो नर्वस सिस्टम को बहुत सुकून देता है। हालांकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा शोर से घबराहट होती है या जिनका कोई ट्रॉमा इतिहास है, उन्हें बहुत तेज आवाज वाले सामूहिक आयोजनों से बचना चाहिए और शांत अभ्यासों पर ध्यान देना चाहिए। सावधानियों की बात करें, तो किन लोगों को इन श्वास और ध्वनि अभ्यासों में विशेष ध्यान रखना चाहिए? जिन्हें गंभीर एंग्जाइटी या पैनिक डिसऑर्डर है, सांस की गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा या सीओपीडी है, या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बिना किसी जोर के हल्का गुनगुनाना आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन सांस रोकने वाले या बहुत तेज आवाज वाले अभ्यास हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग कॉरपोरेट दुनिया की भागदौड़ी में हैं, वे इसे अपने रूटीन में कैसे फिट कर सकते हैं? इसे बहुत सरल रखा जा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या डीप वर्क से पहले सिर्फ 2 मिनट गुनगुनाएं। प्रेजेंटेशन से पहले 5 बार लंबी सांस छोड़ दहाते हुए मन ही मन मंत्र पिरहें। ऑफिस से घर लौटते समय गाड़ी में 3 मिनट हमिंग करें। इसे किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक ब्रीथ साउंड फोकस टूल की तरह इस्तेमाल करें। ये बहुत ही व्यावहारिक है। और जो लोग डेटा पर भरोसा करते हैं, वे इसे कैसे परख सकते हैं? उनके लिए मैं एक 7 डे कॉग्निटिव क्लैरिटी रीसेट का सुझाव दूंगा। पहले दिन सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि कौन सी आवाजें आपको तनाव देती हैं। दूसरे दिन सुबह 2 मिनट गुनगुनाएं। तीसरे दिन 4 की गिनती में सांस लें और 6 की गिनती में गुनगुनाते हुए सांस छोड़ दें। चौथे दिन जब भी फोन स्क्रॉल करने की इच्छा हो, 5 लंबी सांसें लें। 5वें दिन सोने से पहले 5 मिनट हल्का ओम उच्चारण करें। छठे दिन काम के बीच में मन ही मन कोई मंत्र दोहराएं। और 7वें दिन अपने ऑक्सीजन रिंग या किसी भी स्मार्ट वेयरेबल का डेटा देखें। अपनी नींद, एचआरवी और अपने मूड का आकलन करें। ये वाकई में एक शानदार और संतुलित दृष्टिकोण है। हम अक्सर प्राचीन ज्ञान को या तो पूरी तरह नकार देते हैं, या फिर उसे किसी जादुई चमत्कार की तरह पेश करने लगते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि मंत्रोच्चार और ध्वनि के अभ्यास के पीछे एक ठोस शारीरिक विज्ञान है। यह हमारे
नर्वस सिस्टम को वह ठहराव देता है जिसकी आज के इस तेज रफ्तार दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। अंततः यह इस बात की पहचान है कि हमारा शरीर एक बहुत ही संवेदनशील यंत्र है। हम बाहर के शोर को शायद पूरी तरह बंद न कर सकें, लेकिन अपनी खुद की ध्वनि और सांसों के जरिए हम अपने भीतर एक शांत और सुरक्षित जगह जरूर बना सकते हैं। प्राचीन ध्वनि और आधुनिक विज्ञान का यह संगम हमें यही सिखाता है। बहुत खूब। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें तो फोन उठाने के बजाय एक गहरी सांस लें और एक हल्की सी ध्वनि के साथ उसे बाहर छोड़ दें। कौन जानता है, शायद वह एक पल का ठहराव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखें और उस भीतर की लय को खोजते रहें।